प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी प्रथम पाठ 2 भाषा की ओर नामक पाठ का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। पात्र परिचय, इसमें पहले हैं राहुल सांकृत्यायन जो इस पाठ के लेखक हैं, जबकि दूसरे हैं सुमति, तीसरे हैं डाकू, चौथे हैं यजमान और पांचवें हैं भिक्षु नमस्ते। आइए अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के सारांश की तरफ। पाठ का सारांश, यह एक यात्रा संस्मरण है जिसमें यायावर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी नेपाल यात्रा के अनुभव को प्रस्तुत किया है। लेखक बताता है कि फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से जाया करती थीं। यह व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए चारों ओर रास्ते में फौजी चौकियां बनी थीं और किले थे जिनमें कभी चीनी पलटनें रहा करती थी। आज इन किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। ऐसे ही एक किले में लेखक चाय पीने के लिए ठहर गया। लेखक बताता है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और आराम भी। यहाँ जाति पात छुआछूत का भेद नहीं, औरतें पर्दा नहीं करती हैं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर सभी अजनबी किसी भी घर में सहज ही घुस सकते हैं। यही नहीं, घरों की सास और बहुएं भी किसी भी अजनबी के लिए चाय बनाकर भी पिला देती हैं। केवल उन्हें चाय बनाने का सामान दे दो। ईमानदारी के नाम पर भी वे सराही जाती हैं। चाय के सामान में वे कोई हेराफेरी नहीं करती हैं। यदि किसी को लगता है तो व्यक्ति अपना सामान स्वयं डालकर चाय बना सकता है। लेखक के साथ सुमति नाम का व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। वास्तव में वही लेखक का मार्गदर्शक था। लेखक और सुमति जब इस चीनी किले को छोड़कर आगे बढ़े और थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए, चीनी किले में सुमति के जान पहचान के लोग तो मिले ही थे, यहाँ पर भी जान पहचान के लोग मिले। यहाँ भिखमंगों को रहने की अच्छी जगह मिल जाती है। 5 वर्ष बाद जब लेखक इस जगह से लौटा तो वह भद्रवेश में था। अतः किसी ने उन्हें रहने को स्थान नहीं दिया। वहाँ के सभी भिखमंगे लोग निम्न मनोवृत्ति वाले थे जो शाम होते ही छंग पीकर मदमस्त हो जाते थे। लेखक और सुमति तिब्बत के सबसे खतरे की जगह पहुंचे, क्योंकि उन्हें डांडा थोंगला पार करना था जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था। मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। गांव में लेखक को मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंगला के पास खून हो गया। लेखक ने कहा, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। लेखक बताता है कि हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों किश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पाता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे।
मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो घूमते सुमति इंतजार करते हुए मिले। लेखक और सुमति आगे बढ़कर तिंगरी पहुंचते हैं। वहां भी सुमति के जानकार मिलते हैं। सुमति अपने उन यजमानों के पास मिलने जाना चाहता है, लेकिन लेखक उसे मना कर देता है और मनाने के लिए यह भी कहता है कि मैं लहासा पहुंचकर तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। सुमति बात मान जाता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, जिसे हम बुद्ध वचन कहते हैं, जो अनुवाद की हुई होती हैं, कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। आसन, इट मीन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन आल्सो सी दैट शीट, SEAT। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 से कम की न थी। सुमति ने फिर अपने यजमानों से मिलने की इच्छा लेखक के समक्ष व्यक्त की। इस बार लेखक ने स्वीकृति दे दी और स्वयं किताबों में खो गया। बाद में हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यह पाठ का सारांश था। अब आइए हम लोग चलते हैं इस पाठ के सारांश के शब्दार्थ की तरफ। तो इस पाठ में 9 शब्दार्थ हैं। पहले हम लोग 5 शब्दार्थ पर दृष्टिपात करते हैं। इसमें पहला शब्दार्थ है यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण का अर्थ होता है हिंदी गद्य की एक विधा। हिंदी में कई प्रकार की विधाएं हैं, जैसे रिपोर्टाज, कहानी, जीवनी, यात्रा संस्मरण। उसी प्रकार से यात्रा वृत्त भी होता है। उसी प्रकार से यह भी यात्रा संस्मरण एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति, खासतौर पर लेखक, कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ का वर्णन करते हैं, तो इस गद्य विधा को ही हम यात्रा संस्मरण के नाम से जानते हैं। दूसरा है यायावर। यायावर मीन्स घुमक्कड़ या यात्री। इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी एक लेखक हैं, साथ में वह यात्री भी हैं। वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, विश्व में घूमते रहते थे और वहां का वर्णन पुस्तकों में किया करते थे। उन्होंने ही लिखा है हिंदी साहित्य में कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, नौजवानी कुछ कर रहे तो जिंदगानी फिर कहाँ। आइए चलते हैं आगे। तीसरा है पलटन। पलटन मीन्स सेना, अर्थात पलटन का अर्थ होता है सेना। इस पाठ में एक शब्द आया है पलटन, जिसका अर्थ होता है सेना, इट मीन्स मिलिट्री। छंग, इस पाठ में एक छंग शब्द आया है। यह एक नशीला पेय पदार्थ होता है। पांचवा शब्दार्थ है डांडा, जो ऊंची जमीन, जिसे हम ऊंची जमीन भी कहते हैं। अब छठवां थोंगला है। थोंगला का अर्थ होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। सातवां है भिक्षु, जिसे हम बौद्ध धर्म का भिखारी अथवा महंत कह सकते हैं। आठवां शब्द है भद्र, जिसे हम सज्जन के अर्थ के रूप में ले सकते हैं। नवा है यजमान, जिसे हम बौद्ध पुजारी के ग्राहक के रूप में जान सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं पाठ के सारांश की व्याख्या भाग की तरफ। तो पाठ के
सारांश का व्याख्या भाग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है, तिब्बत में जाति पात छुआछूत का भेद नहीं, औरतें पर्दा नहीं करती हैं। अर्थात हमारे देश भारत में अगर हम लोग देखें तो जाति पात है, छुआछूत का भेद भी था। औरतें आज भी कहीं कहीं पर्दा करती ही हैं, लेकिन तिब्बत एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहां पर जाति पाति छुआछूत का भेद नहीं होता है, औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। दूसरा है, तिब्बत में निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर सभी अजनबी किसी भी घर में सहज ही घुस सकते हैं। अर्थात तिब्बत में भिखमंगों पर ही लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भिखमंगे आर्थिक या पैसे रुपए के मामले में कमजोर होते हैं। अगर वह हमारे घर में घुसेंगे तो वो निश्चित तौर पर चोरी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में, वहाँ के लोगों के मन में डर रहता है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई अजनबी अगर है तो वो किसी भी घर में बिल्कुल इजी वे में, आसान तरीके से, सहज भाव से घुस सकता है। और अगर वह व्यक्ति चाहे तो अजनबी होते हुए भी किसी भी घर में घुसकर किसी भी महिला स्त्री से कह सकता है चाय बनाने के लिए, वह चाय बना देगी और उसे पिला देगी। अगर उस व्यक्ति को यह भी लगता है कि चाय जो उसने सामग्री दी है चाय बनाने के लिए, अगर उसे यह लगता है कि पर्याप्त मात्रा में सामग्री, चाय की सामग्री नहीं डाली गई है, तो वह व्यक्ति दूसरे के घर में भी जाकर चाय बना सकता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो निश्चित तौर पर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।